हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम सभी लोग एक सीरीज़ यहाँ पर चला रहे हैं। मैथ्स का जो पेडागॉजी का सेक्शन आता है सीटेट में, लगभग 15 क्वेश्चन मैथ पेडागॉजी से आते हैं और न्यूमेरिकल से भी 15 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से जो पेडागॉजी का सेशन है वो हम यहाँ पर लेकर के आपको एक सीरीज़ के माध्यम से सारी चीज़ें अवगत कराना चाहते हैं और सारी चीज़ें समझाना चाहते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और कैसे आप उसको हिट करेंगे। ना आता हुआ भी क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो ये समझिए कि आप यहाँ से कुछ पढ़ करके जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा ये चैनल है द एग्ज़ाम वर्ल्ड। इसका पहले नाम था निश्चय एकेडमी यूपी, अब इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य होना चाहिए। कैसे बच्चा गणित सीख सकता है? हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कौन सा ऑप्शन आप सही लगाएंगे। चलिए कोशिश कीजिए। भाई यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए कि गणित सीख सकता है, हर कोई गणित सीख सकता है। बिल्कुल सीख सकता है हर कोई गणित। गणित केवल कठोर अभ्यास, जहाँ कठोर की बात आ जाएगी, कठिन की बात आ जाएगी, कमज़ोर की बात आ जाएगी, वो सभी ऑप्शन तुरंत गलत हो जाएंगे और आपका जो ऑप्शन सही होगा, हर कोई गणित सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम गणित नहीं सीख सकते, तुम जाओ आर्ट सेक्शन में चले जाओ, या ऐसे बच्चों को कभी ऐसा नहीं समझना है। गणित सभी सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। तो शिक्षक ने किस विधि का प्रयोग किया, ये चीज़ देख लेते हैं हम लोग। ये 4 ऑप्शन है आपके पास: व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। तो देखिए क्या है, व्याख्यान विधि की व्याख्या दे करके पढ़ाए, सिर्फ यहाँ पर थ्योरी ज़्यादा पढ़ाई जाती है। प्रयोगशाला में प्रयोग करवाया जाता है, सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उसके बाद नियम निकलवाए जाते हैं। और निगमन विधि में पहले नियम निकलवा लिए जाते हैं और फिर उदाहरण बाद में दिए जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कौन सा, क्योंकि वह क्या कर रहा है, सबसे पहले वह फिगर बना हुआ एक शीट बांट रहा है। मतलब कि वह पहले क्या दे रहा है, समकोण बने हुए कुछ आकृतियां दे रहा है। मतलब कि पहले वह उदाहरण ही दे रहा है। और जब वह पहले उदाहरण दे रहा है तो किस विधि का प्रयोग कर रहा है? आगमन विधि का प्रयोग कर रहा है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य है। संकल्पना एक कॉन्सेप्ट मानचित्र कैसे बनता है, इसके बारे में कौन सा सही है? संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। जो संकल्पना मानचित्र है वह प्रकृति में पदानुक्रमित होता है। यह संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण और विज्ञान से जोड़ने में सहायक है। यह संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधी अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। यह संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो कौन सा सही है कि संकल्पना मानचित्र जो आप बनाते हैं, जो एक कॉन्सेप्ट मैप बनता है, यहाँ पर नहीं का भी ध्यान में देना चाहिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो होंगी, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। संबंधित और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। लेकिन संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, केवल शिक्षकों द्वारा नहीं। जो भी अनुभव है, जो भी प्रकृति में जो भी चीज़ें उपस्थित हैं वहाँ से उसको उदाहरण उठाना है और फिर बच्चों को समझाना है। तो यहाँ सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में
बच्चे गणित में सीखते हैं, तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर नहीं करके प्रश्न पूछा गया है, किस पर नहीं होना चाहिए। और कक्षा कौन सी है, प्राथमिक कक्षा, मतलब कि 1 से लेकर के 5 तक की ही बात की जा रही है। तो उसी बच्चे को हमें तुरंत अपने ध्यान में रखना होगा कि यह छोटा बच्चा किस एज का होगा। गणितीय समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास, गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा विकास। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, कोशिश करिए सभी लोग। एक छोटे बच्चे को हम पढ़ाने जा रहे हैं, और छोटा बच्चा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राथमिक स्तर का बच्चा गणित की समस्याओं का एकदम सटीकता से जवाब दे ले, वह गलत भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। आप सोचेंगे कि बच्चा सब एकदम सही सही ही बताए, ऐसा नहीं। हाँ, बच्चे गलतियों से सीखते हैं, वो गलती कर रहा है, इसका मतलब कि वह सीख सकता है। आप उसको समझाएंगे, एकदम ये आपको उम्मीद नहीं कर लेना है कि यह बच्चा एकदम सही सही एक ही बार में बता देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा कि शिक्षक को इस तरह से एक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि एकदम जवाब देने में बच्चा सटीकता दे। इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि बच्चा बोले, कुछ बताए, कुछ समझाए, अपनी बातों को वह प्रस्तुत कर सके, बस इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और बच्चे की गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए, उसको सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। गणित कॉन्सेप्ट का विकास करना है, गणित की अवधारणा का विकास करना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जितना अच्छा समझ में आएगा, आंसर उतना सटीक तरीके से आप दे पाएंगे। गणितीय अवधारणा के विकास में निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए, कौन सा स्टेप सबसे पहले, फिर कौन सा स्टेप सबसे बाद में, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है। चित्र बनाना, ऑप्शन देखिए, चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है, यह एक अनुक्रम है, कौन सा पहले होगा और कौन सा बाद में होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो आप पहले बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, जो अनुभव है, और अपना अनुभव उसके अनुभव से जोड़ेंगे, उसे अनुभव प्रदान करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो आपका ये होगा, फर्स्ट। दूसरा क्या होगा, जब अनुभव प्रदान करेंगे फिर उसको भाषा बोल करके भाषा से समझाएंगे। जब भाषा से समझा देंगे तब उसका चित्र बना देंगे। अब चित्र बनाएंगे बोर्ड पर, उसके बाद प्रतीकात्मक एक सिंबल देंगे, प्रतीक देंगे, एक चिन्ह देंगे वहाँ पर। इस तरह से आप बच्चे को गणित पढ़ा सकते हैं प्रारंभिक कक्षाओं में, या गणित पढ़ाने का एक यही अच्छा स्टेप है, अनुक्रम है, सीक्वेंस में ऐसे आप पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, जहाँ पर तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा इस तरह से होगा, वह ऑप्शन सही होगा। देखिए कौन सा है, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, ये सी वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से आपको अनुक्रम सेट करना होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आने लगे हैं, तो इसको आपको ध्यान दे करके ही चलना होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। शेयर करना आपका परम कर्तव्य है, आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह व्याख्या पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई, 83 - 27 = 64 वो लाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। तो देखिए भाई, बच्चा क्या गलती करता है, या ऐसे माइनस कर देता है और 64 ले आता है, कहीं ना कहीं ये तो गलत है। लेकिन घटाव सीखने का बोध कराता है, कौन सा ऑप्शन बताता है कि घटाव में क्या प्रॉब्लम रह गई है, या क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है। चलिए देखते हैं। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, यह एक गलत दी है,
गलत दी है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। यह एक गलती है। देखिए यहाँ गलत दी है नहीं, गलती है, यहाँ मिस्टेक हुआ है, गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। या सी ऑप्शन है, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं या बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या घटाया है, 27 घटाया है, 83 माइनस 27 इज इक्वल टू 64 ले आया है। ये क्या किया है, वह सिर्फ डिजिट को, वह सिर्फ एक एक अंक को, कौन सा बड़ा अंक है कौन सा छोटा अंक है, बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा दिया है। तो 7 में से 3 घटा दिया है, 4 ले आया है, और 8 में से 2 घटा दिया है और 6 ले आया है। तो इस तरह से ये कर रहा है बच्चा। इसका मतलब ये है कि इसको प्लेस वैल्यू नहीं पता, इसको स्थानीय मान के बारे में सारी चीज़ें नहीं पता है कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसका स्थानीय मान क्या होगा। ये तो सीधे सीधे अंकों को घटा रहा है। ये 2 अंकों वाली संख्या या 3 अंकों वाली संख्याओं की यहाँ बात नहीं है। यहाँ पर स्थानीय मान, उसको सही से कॉन्सेप्ट स्थानीय मान का नहीं पता है, इसलिए वह गलती कर रहा है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए फिर चरणों वाला क्वेश्चन आ गया। अधिगम और आकलन, क्वेश्चन क्या है, अधिगम और आकलन क्या सीख रहा है। अधिगम का मतलब बच्चा सीख रहा है, आकलन का मतलब बच्चा कितना सीख रहा है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो इसका जब आप कैसे क्रम, आकलन कैसे आप व्यवस्थित करेंगे इस क्रम को, चलिए देखते हैं। पहला है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन बनाइए। दूसरा है शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। और तीसरा है प्रगति रिपोर्ट का विकास। और चौथा है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार करना। यहाँ पर कौन सा अनुक्रम, पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप पहला काम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाएंगे। सबसे पहले आप शिक्षण अधिगम सिखाने की और उसका आकलन करने की सबसे पहले योजना और उसका संगठन करेंगे। बिना योजना के कोई काम नहीं हो सकता। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आप योजना बनाएंगे। दूसरा काम क्या होगा आपका, दूसरा काम होगा शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन बनाइए। शिक्षण अधिगम के साथ क्या सीखा और उसके साथ एक पॉइंट पर उसका आकलन बनाइए। एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर के अकॉर्डिंग बनाना होगा। एक एक चैप्टर के अकॉर्डिंग, 2 चैप्टर या 3 चैप्टर, जैसे जैसे उसका असेसमेंट होगा उसी तरह से आप एकीकृत आकलन बनाएंगे। फिर अगला स्टेप क्या करना होगा आपको, प्रगति रिपोर्ट कार्ड उसका बनाएंगे। अब आपने आकलन कर लिया, अब उसका क्या बनाएंगे, रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। और जब रिपोर्ट कार्ड आप तैयार कर देते हैं तो बच्चों के अधिगम प्रगति की प्रतिपुष्टि, उसको फीडबैक देंगे। क्या करेंगे, फीडबैक देंगे कि आपका क्या सही है, क्या गलतियां हैं, सुधार कहाँ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, सबसे फर्स्ट पर क्या है, सेकंड, तो कहाँ है, सी वाले में देखिए सेकंड, फिर फर्स्ट, थर्ड, फिर फोर्थ। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन जितना अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन को समझिए कैसे कैसे स्टेप आप उसको अपने दैनिक जीवन में, जो भी जहाँ भी आप बच्चों को देख रहे हैं, जैसे जैसे आप शिक्षण कर रहे हैं, ये शिक्षण ही है। और कैसे करना है ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसी को यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। जो रोमन अंक होते हैं उनका जैसे हिंदू अरबिक लिखा जाता है वैसे क्यों नहीं लिखा जाता है, संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। जैसे रोमन का 1, फिर 2, 3 इस तरह से होता है। अच्छा, अगर हमको 7 लिखना है तो ऐसे हम 7 लिख देंगे हिंदू अरबिक में। लेकिन क्या करेंगे, अगर हमें रोमन में 7 लिखना है तो क्या करेंगे हम, आप पहले 5,
और फिर इस तरह से 7 लिखेंगे। मतलब कि इसको ऐसे बढ़ाते जाते हैं, हिंदू अरबिक की तरह नहीं कि एक एक अलग अलग चीज़ें हम दे लें। ठीक है, अगर हमको 23 लिखना है या हमको 19 लिखना है, अगर हमको 19 लिखना है रोमन में, तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे, ये 10 है और ये 9 है, यहाँ पीछे ले आते हैं। इस तरह से क्यों नहीं करते कि एक सिंबल इसके लिए दे दें? तो चलिए देखिएगा क्यों नहीं करते हैं। ऑप्शन है कि रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना जटिल होता है। दूसरा है बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। तीसरा है रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। और चौथा ऑप्शन है रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। तो भाई याद करने वाला जहां बात है वो गलत हो जाएगा तुरंत। और यहाँ देखिए क्या है, रोमन अंक में ये जटिलता की बात नहीं आनी चाहिए कहीं भी। गणित में भ्रमित नहीं होता है, यहाँ पर जोड़ घटाना नहीं किया जाता, गणितीय संक्रियाओं पर ये फिट नहीं बैठता है, इसलिए मतलब कि इसका स्थानीय मान का नियोजन नहीं होता है, यहाँ स्थानीय मान सेट नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग गणना करना मुश्किल होता है, इससे गणना सही तरीके से नहीं हो सकती। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन दिखे। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? भाई भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए, देखिए जो भौतिक गुण हैं उसके आसपास परिवेश में जो चीज़ें उसको मिलती हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इसको अपने शब्दों में बताने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो उसका कौन सी गतिविधि, उचित उद्देश्य, इसका शिक्षक का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है शिक्षक का? देखिए, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों में के बारे में उसकी समझ को गहन करता है। बी है, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। सी है, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन आपका यहाँ है, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब शराट्स से खेलने का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर अपनी भाषा में समझाने की बात की जा रही है तो बच्चे को अनौपचारिक रूप से कोई बाध्यता ना होते हुए भी जो भी आसपास देखते हैं उसमें वह वस्तुओं को निरीक्षण करेंगे और समझने का एक अवसर प्रदान कर रहा है शिक्षक बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को एक खोज करने का अवसर मिल रहा है, एक्सप्लोरेशन करने का अवसर मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये सब ऑप्शन आपके गलत हैं, यही ए वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों जुड़े रहिए द एग्जाम वर्ल्ड से और सीखते रहिए, सीटेट पास कराने की गारंटी हमारी है। अगर आप जुड़े रहें तो सीटेट में अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, एक बिना पढ़ा लिखा जो दुकानदार है वो भी कैसे गणित का उपयोग कर कैसे जोड़ता घटाता है, कैसे कस्टमर के साथ डील करता है, वो कौन सी गणित लगाता है, वह
उस गणित के बारे में हमें देखना है। उसकी गणित में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है। उसकी संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। और सी है गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। तो आप देखिए, अब यहाँ हम एलिमिनेशन लगाएंगे। देखिए क्या है, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता। तो कम स्तर की शुद्धता क्यों होगी भाई? अगर कम स्तर की शुद्धता होगी तब तो उसका या तो नुकसान हो जाएगा या तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा या तो किसी का नुकसान हो जाएगा। कम स्तर की शुद्धता नहीं, शुद्धता तो होती ही है, शुद्ध रहता है, वो जो जोड़ घटाना लगाता है वो सही करता है, उसका हिसाब सही रहता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, बिल्कुल उपयोगी है, और ये कह रहा नहीं है तो ये भी गलत हो गया। गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी, सभी गणितीय, ऐसा नहीं है कि सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी हो जाएगा उसका जो भी वह स्ट्रेटजी बनाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, वह कैसे दुकानदार लेन देन करता है, कैसे सारा हिसाब किताब लगाता है, इसकी चर्चा क्लास में करनी चाहिए। इसकी वैकल्पिक रणनीति की किस तरह से आप ऐसे ही वैकल्पिक तरीके से भी जोड़ घटाना कर सकते हैं बिना ये सारी चीज़ें पढ़े। तो ये इस बात का चर्चा करना चाहिए क्लास में शिक्षक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए बच्चों को। एक शिक्षक को गणित कक्षा में, क्लास कौन सा है, गणित का है, एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। यहाँ पर विषय समूह या विशेष समूह, हाँ सॉरी, यहाँ पर विषम समूह। कैसा समूह है बच्चों का? विषम समूह है। बच्चे एकदम भिन्न है क्लास में, उनको कैसे आप संभालेंगे? चलिए देखते हैं कैसे। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित करके कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य में दे करके, मतलब कि ये अलग अलग की बात कर रहा है। सी है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित करके, मतलब एक एक, यहाँ पर वर्गीकरण की बात की जा रही है तो यहाँ पर समावेशी कक्षा हो ही नहीं पाएगी। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका है एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, बच्चों को कैसे आप रखेंगे, जबकि समावेशी कक्षा का कॉन्सेप्ट भी आपको लेकर के चलना है। तो यहाँ पर यही होगा कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित करें ताकि वे एक दूसरे से सीखें। एक साथ सभी बच्चों को, जो कमज़ोर है उसके बगल में अच्छे बच्चे को भी बैठा दें जो थोड़ा पढ़ने में ठीक है। तो इस तरह से बच्चे आपस में कक्षा सहभागिता से भी सीख सकते हैं और सीखेंगे। ठीक है, ये सब ऑप्शन गलत क्यों होंगे? जटिल गृह अलग अलग आपको बच्चों को नहीं, एक समान समानता और समता का भाव रखना है आपको कक्षा में, अलग अलग नहीं समझना है। एक ही क्षमता, ये एकीकृत क्लास की बात कर रहा है इसलिए ये भी गलत है। और एक ही कक्षा में बच्चों को बैठा करके सिखाना, मतलब कि कैसे बच्चे हैं, सभी क्लास के बच्चे हैं, सभी सब्जेक्ट के बच्चे हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं, लेकिन अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को जब आप बैठाएंगे और सिखाएंगे तो सब बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गणित में सीखने के प्रतिफल आउटकम्स, जो लर्निंग आउटकम है, सीखने के प्रतिफल का मतलब लर्निंग आउटकम कितना सीखा, इसलिए विकसित किए गए ताकि, क्यों विकसित किए गए? बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके। वर्ष के अंत में परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। गणना के लिए बच्चों को लघु, ये गलत प्रिंट हो गया है, लघु विधियां बताई जाए। और चौथा है विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? कैसे आउटकम्स के लिए क्यों किया गया है, विकसित किए गए, क्यों लर्निंग आउटकम
प्राप्त करने के लिए किए गए हैं, ताकि बच्चों द्वारा जो लर्निंग आउटकम क्या कितना सीखा, तो बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली, यहाँ पर आप देख लीजिए, बच्चों द्वारा हासिल की जाए कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके कि कौन सा बच्चा कितना सीखा, किस क्लास में कितना बच्चे सीख रहे हैं, इसको पूरी तरह से परिभाषित किया जा सके, इसलिए लर्निंग आउटकम कितना सीखा की बात आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? क्लास में कुछ कार्य हो रहा है तो कौन सा गतिविधि? बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, ये कोई गतिविधि है। बच्चों का अन्वेषण में लगना, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना, गिनती पढ़ना कविता की तरह एकदम गाना बना करके। देखिए कौन सी गतिविधि है। गतिविधि का मतलब एक्टिविटी क्या है, गतिविधि क्या है? देखिए गतिविधि का मतलब ये नहीं कि शिक्षक ही क्लास में एक्टिव रहे और जो भी सिखाए वही सारा काम करे, बच्चे ऐसे ऊँट की तरह बैठे रहे, नहीं। बच्चों की गतिविधि की बात करनी है तो बच्चे अन्वेषण में लगें, बच्चे कोई खोज करें, और जब खोज में लगेंगे, कोई नई नई चीज़ें खोजेंगे, सीखना चाहेंगे, तब वह एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, और उनकी गतिविधि यहीं पर देखी जाती है। सबसे अच्छा कि वह अन्वेषण करते रहें, एक्सप्लोरेशन करते रहें। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को क्या है? बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है भाई? देखिए, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, जो संख्या का नाम है वो यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडमली, रैंडमली का मतलब होता है एक बार 1 पढ़ रहा है तो एक बार 23 पढ़ रहा है, एक बार 7 पढ़ रहा है तो एक बार 3 पढ़ रहा है, मतलब आगे पीछे घाव माव करके ये सारी चीज़ें अगर वह पढ़ता है तो इसी को क्या कहते हैं? यादृच्छिक रूप से पढ़ना कहते हैं। दूसरा है समूह बनाना, और तीसरा है एक एक संगतता, एक एक को सेट करता जाए, एक के बाद एक, मतलब कि यहाँ भी क्रम की ही बात की जा रही है, और क्रमबद्धता। और देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आवश्यक नहीं है, तो समूह बनाना हाँ आवश्यक है भाई। गिनती पढ़ रहा है, काउंटिंग सीख रहा है, तो 1 के बाद 2 आएगा, तो एक समूह बनना चाहिए, एक के बाद एक सीक्वेंस आना चाहिए, क्रमबद्धता होनी ही चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें सेम हैं और ये होनी चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया। भाई बच्चा अगर गिनती सीख रहा है, काउंटिंग सीख रहा है, तो उल्टा सीधा पढ़ेगा तो कहाँ सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और लास्ट क्वेश्चन आज का। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्या है उसने, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाया है। क्वेश्चन पूरा ये है कि एक बच्चे से यह प्रश्न पूछने पर कि, बच्चे से एक प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन आगे कट गया है। बच्चे से प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्रफल क्या है? बच्चे ने क्या बताए? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जब उससे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो वह सिर्फ क्या कर रहा है? लंबाई गुणे चौड़ाई कर रहा है, L/B कर रहा है। तो क्या समझ है उसका, क्या आप कहेंगे? चलिए देखते हैं क्या कहेंगे। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा को नहीं समझता है, वह उलझ जाता है। सी है, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अरे जानकारी नहीं होती तो लंबाई चौड़ाई कैसे कह देता। और लास्ट ऑप्शन है, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल में उपयोग किया है। हाँ, यह सही है कि बच्चे ने क्या किया है, कोई भी क्षेत्रफल वह आयत का क्षेत्रफल समझता है, इसीलिए वह लंबाई गुणे चौड़ाई कह दिया है।
क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया, ना कि आयत का क्षेत्रफल पूछा गया। तो यहाँ हर क्षेत्रफल को वह आयत का क्षेत्रफल मानता है, इसलिए वह लंबाई गुणे चौड़ाई कह देता है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में तो आ रहे होंगे। हमारी व्याख्या हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि इस तरह से नहीं, कुछ और, या कौन सी बात मेरी नहीं समझ में आ रही है, वो बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और अपने डिमांड, जो आपको गणित शिक्षण में जो आपको ज़रूरत है, जो आपका डिमांड है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि हम आपके डिमांड को पूरा कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, हमें मोटिवेशन मिले, हम खुश रहें और आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्नों की व्याख्या ला करके प्रस्तुत कर सकें। दोस्तों धन्यवाद।